हेलो फ्रेंड्स, मैं संजीव बंसल कंटिन्यू कर रहा हूं आपको पढ़ाना कॉस्ट अकाउंटिंग। और कॉस्ट अकाउंटिंग में बेटा हमारा टॉपिक चल रहा था बेसिक कंसेप्ट्स। तो बेसिक कंसेप्ट्स में आज हम कंटिन्यू करके पढ़ाने जा रहे हैं टाइप्स या क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट। तो यहां से आप समझ के चलिए हमारा प्रैक्टिकल एस्पेक्ट जो है वो स्टार्ट हो रहा है। जो हम क्लासिफिकेशन कर सकते हैं कॉस्ट, वो कई तरह से क्लासिफाई कर सकते हैं। उनमें से पहला है ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। नेचर के अकॉर्डिंग जो हमारी कॉस्ट क्लासिफाई हो सकती है वो मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेस। इसके अंदर फिर से डायरेक्ट इनडायरेक्ट, डायरेक्ट इनडायरेक्ट और डायरेक्ट इनडायरेक्ट। अभी डिटेल में मैं आपको आज ही पढ़ाऊंगा ये सारी चीजें क्या है। ठीक, वेरिएबिलिटी के बेसिस पे वेरिएबल, फिक्स और सेमी वेरिएबल कॉस्ट, स्टेप कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबल, कंट्रोलेबल कॉस्ट, अनकंट्रोलेबल, नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से नॉर्मल और अब नॉर्मल कॉस्ट, ऑन द बेसिस ऑफ ट्रेसेबिलिटी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट, on the basis of production process, job, contract, process, operational costing, on the basis of decision making, relevant and irrelevant and opportunity cost, और ये कुछ other cost, on the basis of function, prime cost, factory cost, office administration cost, selling and distribution cost। तो एक एक करके सर अब हम डिटेल में ये पढ़ेंगे सारी कॉस्ट जो मैंने अभी आपको नाम दिखाए। तो सबसे पहले हम पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ नेचर। तो नेचर के अकॉर्डिंग मैंने बताया आपको जो आपकी कॉस्ट है वो तीन इसमें डिवाइड हो सकती है, मटेरियल, लेबर एंड एक्सपेंसेस। राइट, तो ये मटेरियल क्या है फ्रेंड्स? मटेरियल एक आपकी टेंजिबल थिंग्स है जो यूज कर रहे हैं प्रोडक्शन ऑफ कमोडिटीज। ध्यान करना, जब हम कमोडिटीज बोलते हैं तो कमोडिटी इज ए वाइडर टर्म। कमोडिटी का मतलब यहाँ पे गुड्स प्लस सर्विस दोनों आ जाता है। ठीक है जी। तो मैंने कहा जो भी हम गुड्स एंड सर्विस प्रोड्यूस कर रहे हैं उसमें मटेरियल थिंग जो भी यूज हो रहा है, जो टेंजिबल है, जिसकी फिजिकल अपीयरेंस है, वी कैन सी, वी कैन टच, जिसे हम देख सकते हैं, तो वो हमारा है मटेरियल। ठीक, उसको मटेरियल क्लासिफाई है। फर्दर इट कुड बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज, इट कुड बी डायरेक्ट मटेरियल और एक इनडायरेक्ट मटेरियल। राइट, डायरेक्ट मटेरियल क्या है? जो आपने प्रोडक्शन करे, अगर उस प्रोडक्शन में आपको मटेरियल नजर आ रहा है तो दैट इज द डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, तो मींस एनी मटेरियल व्हिच कैन बी इजीली आइडेंटिफाइड टू द प्रोडक्ट और जॉब, कि भाई इस प्रोडक्ट पे, इस जॉब पे ये मटेरियल लगा और देखो जी सामने दिख रहा है। अब मान लीजिए मैं एक मिनट के लिए आपको बोलूं कि अगर मेरे पास एक बैग है, ये बैग है, और इस पर जो ये मुझे मटेरियल सारा नजर आ रहा है, तो इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। इज दैट क्लियर? अगर मान लीजिए एक मिनट के लिए हमारे पास कोई सेल फोन है, उस सेल फोन पे जो मटेरियल हमें नजर आ रहा है इट इज अ डायरेक्ट मटेरियल। ठीक है ना? तो जो मटेरियल फिजिकली हमें दिख रहा है किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में, पोस्ट जॉब पे, तो उसे बोल सकते हैं डायरेक्ट मटेरियल। ठीक, और ये आपका डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ द प्रोडक्शन। दैट मींस अगर हम प्रोडक्शन ज्यादा करेंगे तो ये ज्यादा हो जाएगा, कम करेंगे तो ये कम हो जाएगा। ठीक, देखिए जैसे वेरिएबल कॉस्ट की अगर हम बात करें तो थोड़ा सा यहाँ फर्क है। इकोनॉमिक्स में हम ये कहते हैं कि प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो कॉस्ट बढ़ जाएगी, घटाएंगे तो घट जाएगी। यही सेम बात हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी कह रहे हैं। फिर फर्क क्या है? फर्क ये है कि इकोनॉमिक्स में हम ये नहीं कहते कि अगर प्रोडक्शन डबल करेंगे तो कॉस्ट डबल हो जाएगी वेरिएबल की, ट्रिपल करेंगे तो ट्रिपल हो जाएगी, ऐसा नहीं कह रहे होते हैं। उसमें हम लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन की बात करते हैं। ठीक है ना? लेकिन कॉस्टिंग में ऐसा नहीं होगा। कॉस्ट अकाउंटिंग में तो हम सीधा बोलेंगे कि भाई जो वेरिएबल कॉस्ट है, अगर प्रोडक्शन डबल करेंगे कॉस्ट डबल हो जाएगी, ट्रिपल करेंगे ट्रिपल हो जाएगी। डायरेक्टली रिलेट करेगी प्रोडक्शन से। जिस प्रोपोर्शन में आप आउटपुट को बढ़ाओगे उसी प्रोपोर्शन में वो बढ़ जाएगी, जिस प्रोपोर्शन में आउटपुट घटाओगे सेम उसी प्रोपोर्शन में घट जाएगी। ठीक, ये हमारा फिनोमेना कॉस्ट अकाउंटिंग में रहता है। ठीक है जी। अब देखिए जी, अब होता है इनडायरेक्ट मटेरियल। अब इनडायरेक्ट मटेरियल क्या है? भाई प्रोडक्शन में हमारा मटेरियल तो लगा है, लेकिन इस मटेरियल को हम आइडेंटिफाई नहीं कर सकते उस प्रोडक्ट पे और उस जॉब पे। अब ध्यान करिए, अभी जैसे मैंने इस बैग की बात करी, जब ये बैग को प्रोड्यूस हुआ तो किसी मशीन से भी प्रोड्यूस हुआ होगा। उस मशीन के अंदर ऑयल, लुब्रिकेंट वगैरह ये सब लगा होगा। तो क्या वो ऑयल, लुब्रिकेंट इस प्रोडक्ट पे हमें नजर आ रहा है क्या? नॉट एट ऑल। जो हमारा ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट है, वहां पे बहुत सारी स्टेशनरी लगी होगी इसके हिसाब किताब को लिखने के लिए, वो मटेरियल थिंग है, वी कैन सी, वी कैन टच, बट वो हम इस प्रोडक्ट पे तो नहीं देख सकते, वो इनडायरेक्ट मटेरियल हो गया। इज दैट क्लियर? तो ऐसा कोई मटेरियल जो यूज हुआ है लेकिन हम डायरेक्टली इस प्रोडक्शन, जो ये जो प्रोडक्ट है या जो जॉब है, इस पर हम इसको नहीं डिफाइन कर सकते कि ये सामने नजर आ रहा है, तो वो हुआ हमारा इनडायरेक्ट। ठीक,
तो इट मे और मे नॉट बी चेंज एज पर चेंज इन आउटपुट। तो इनडायरेक्ट मटेरियल में भी आउटपुट से डायरेक्टली रिलेट करें ना करें, दोनों बातें हो सकती हैं। जैसे मैंने कहा ऑयल और लुब्रिकेंट है, तो ऐसा नहीं है कि प्रोडक्शन डबल करोगे तो डबल लग रहा है, हाफ करोगे तो हाफ लगेगा, ऐसा कोई जरूरी नहीं। तो लेकिन दैट कुड बी वेरिएबल और फिक्स दोनों हो सकते हैं, सेमी वेरिएबल भी हो सकते हैं, इवन स्टेप कॉस्ट भी हो सकते हैं। अगला आता है सर हमारा लेबर। अब लेबर क्या है सर? जो ह्यूमन एफर्ट्स लग रहे हैं किसी प्रोडक्शन पे, तो क्वांटिटी ऑफ ह्यूमन एफर्ट्स रिसोर्सेज यूज इन प्रोडक्शन प्रोसेस। अगेन इट कुड बी डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। फ्रेश डायरेक्ट लेबर जो हमें उस प्रोडक्ट और जॉब पे बिल्कुल सिग्निफाई कर रही है कि हाँ यार ये लेबर हमें नजर आ रही है किस पे लगी है, वो होगी डायरेक्ट लेबर। इनडायरेक्ट लेबर ये वो लेबर है जो हमें प्रोडक्ट पे सीधा सीधा तौर पे नहीं दिख पा रही कि ये लेबर इस पे लगी है। ठीक, तो देखिए, तो कैन बी इजिली आइडेंटिफाइड टू द प्रोडक्ट और जॉब, डायरेक्टली रिलेटेड टू द अगेन वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। अगर आप प्रोडक्शन बढ़ाओगे ये कॉस्ट बढ़ जाएगी, घटाओगे ये कॉस्ट घट जाएगी। फॉर एग्जाम्पल लेबर यूज इन फैक्ट्री, फैक्ट्री के अंदर जो लेबर हमारी इस्तेमाल हो रही है। अपोजिट में जो मैंने बोला इसके अगेंस्ट में इनडायरेक्ट लेबर है, तो मैंने कहा ये जरूरी नहीं प्रोडक्ट पे असाइन कर सके हम, तो लेबर कैन नॉट बी इजिली आइडेंटिफाई विद एनी प्रोडक्ट और जॉब, मे और मे नॉट चेंज एज पर चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्जाम्पल एनी लेबर वर्क इन द ऑफिस एंड सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एंड डिपार्टमेंट, कि जो हमारी लेबर लगी हुई है सर ऑफिस या एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लगी हुई है, सेलिंग या डिस्ट्रीब्यूशन शोरूम में लगी हुई है, वो सारी लेबर हो गई। लेकिन सर वो सारी लेबर हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट से तो असाइन नहीं कर सकते हैं, इस प्रोडक्ट पे ये लगी है, तो इसलिए वो इनडायरेक्ट हो गई सर। जो भी आपके खर्चे मटेरियल और लेबर के अलावा हो रहे होते हैं उसे बोल देते हैं हम कॉस्ट अकाउंटिंग में एक्सपेंस, राइट। और वरना अकाउंट्स में तो हम ये कहेंगे ना मटेरियल और लेबर भी एक्सपेंस है, लेकिन सर कॉस्ट अकाउंटिंग में जो भी मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी खर्चे हो रहे हैं उनको क्या बोलते हैं? एक्सपेंस। एक्सपेंसेस अदर देन द मटेरियल एंड लेबर जो यूज हो रहा है प्रोडक्शन प्रोसेस के अंदर, अगेन इट कुड बी डायरेक्ट एक्सपेंसेस एंड इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। वही सेम लॉजिक, डायरेक्ट एक्सपेंसेस तो अगेन जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस है जो आप इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं किससे? प्रोडक्ट से या जॉब से। और ये अगेन डायरेक्ट किससे होगा? वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन से। वॉल्यूम प्रोडक्शन डबल करोगे ये एक्सपेंस डबल हो जाएगा, वॉल्यूम प्रोडक्शन हाफ कर दोगे ये एक्सपेंस आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है जी। अगला फॉर एग्जांपल रेंट ऑफ लैंड मिक्स फॉर पर्टिकुलर प्रोडक्शन, तो हमने कहा सर यहाँ पे आपका कि रेंट ऑफ लैंड है जैसे, ठीक है जी, तो कोई एक्सपेंस हो गया हमारा और वो हमने बोला कि डायरेक्टली हमारा उससे रिलेट कर रहा है सर। लेकिन सर यहाँ पे एक्सट्रीमली सॉरी, रेंट ऑफ लैंड सर यहाँ पे थोड़ा सा आप मान के चलिए, ये यहाँ पे मैं नहीं मानता ये ठीक लिखा हुआ है, थोड़ा सा गलत लिखा गया है यहाँ पे, क्योंकि रेंट सर हमारा फिक्स रहेगा, प्रोडक्शन कम करें या ज्यादा करें आप ये मान के चलिए कोई और हमारा एक्सपेंस है उन दोनों के अलावा जो हम असाइन नहीं कर पा रहे लेकिन प्रोडक्शन से सेम लेवल पे चेंज कर रहा है, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब ये जो है आपका आइडेंटिफाई नहीं कर सकते प्रोडक्ट या जॉब से, और मे नॉट चेंज एज पर चेंज इन आउटपुट। फॉर एग्जांपल रिपेयर्स एंड मेंटेनेंस, कि एक रिपेयर एंड मेंटेनेंस लग रही है और वो रिपेयर एंड मेंटेनेंस हमारी मे बी वेरी करे एज चेंज इन आउटपुट और मे नॉट बी वेरी करे, तो जनरली वेरी नहीं कर रही है जनरली, सीधा सा। फ्रेंड्स अगला आता है हमारा क्लासिफिकेशन कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ वेरिएबिलिटी। वेरिएबल के नाम पे वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट, सेमी वेरिएबल कॉस्ट और स्टेप कॉस्ट, चार तरह की कॉस्ट हो गई सर। मैंने कहा वेरिएबल कॉस्ट, तो मैंने भी बताया यहाँ पे इकोनॉमिक्स का कंसेप्ट नहीं लगेगा, यहाँ हमारा कॉस्ट अकाउंटिंग का कंसेप्ट लगेगा, और हम यहाँ क्या करें? वेरिएबल कॉस्ट बिल्कुल डायरेक्टली रिलेटेड टू द वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन। वॉल्यूम प्रोडक्शन डबल कर रहे हैं डबल हो जाएगी, ट्रिपल कर रहे हैं ट्रिपल हो जाएगी, जिस तरह से कर रहे हैं उस तरह से वेरी कर जाएगी। फिक्स कॉस्ट सर रिमेनिंग सेम, आप प्रोडक्शन कम करो ज्यादा करो ना करो दैट विल बी रिमेनिंग सेम फिक्स कॉस्ट। तो इसके अंदर जैसे हम कह सकते हैं जी कि अगर हम किसी जगह का कोई रेंट दे रहे हैं सर वो तो सेम रहने वाला है, आप प्रोडक्शन कम करो चाहे ज्यादा करो, इस तरह की कॉस्ट क्या हो गई हमारी? फिक्स हो गई। जो हमारा स्टाफ है जिनको फिक्स सैलरी दे रहे हैं सर वो फिक्स कॉस्ट है, आप प्रोडक्शन कम करें ज्यादा करें, जो परमानेंट स्टाफ है उसकी फिक्स सैलरी हमें देनी पड़ेगी। सेमी वेरिएबल कॉस्ट, सेमी वेरिएबल क्या है?
जो हो सकता है सर कुछ पर्टिकुलर पॉइंट तक फिक्स हो, उसके बाद वेरी कर जाए, या पहले कुछ वेरिएबल हो और उसके बाद क्या कर जाए, फिक्स कर जाए, तो दैट इज सेमी वेरिएबल। स्टेप कॉस्ट, तो स्टेप कॉस्ट क्या है कि एक लेवल ऑफ आउटपुट तक तो सेम रहेगी, लेकिन जैसे ही उसके बाद एक यूनिट बढ़ाओगे तो एकदम से बूस्ट मार जाएगी, फिर कुछ टाइम तक फिक्स रहेगी और उसके बाद बूस्ट मार जाएगी। ये सभी कुछ आगे हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। ये देखिए सर, देखा जो मैंने बोला कि इस आउटपुट लेवल तक ये सेम है, देखिए उससे एक यूनिट बढ़ते ही ये सीधा आगे बढ़ गई और फिर इस लेवल तक सेम है, उसके बाद एकदम से बढ़ जाएगी, यहां तक सेम है, उसके बाद फिर एकदम बढ़ जाएगी और यहां तक सेम है, और उसके बाद फिर आगे बढ़ जाएगी। स्टेप कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोलेबिलिटी। कंट्रोलेबल, ये कंट्रोलेबल कॉस्ट क्या है, जिसको आप इन्फ्लुएंस बाय द एक्शन ऑफ स्पेसिफाइड मेंबर्स ऑफ एन अंडरटेकिंग, जिसको कंट्रोल कर सकते हैं, जबकि अनकंट्रोलेबल which cannot be influenced by the action of specified member of the undertaking. तो कंट्रोलेबल और अनकंट्रोलेबल। आप नॉर्मल के पॉइंट ऑफ व्यू से सर, नॉर्मल कॉस्ट एंड अबनॉर्मल कॉस्ट, जो कॉस्ट आपके रूटीन में लग रही है सर, कॉस्ट विच इज नॉर्मली इनकर्ड एट द गिवन लेवल ऑफ आउटपुट, ठीक है जी, तो वो क्या होगी हमारी नॉर्मल। अब नॉर्मल सर, जो कॉस्ट नॉर्मल नहीं है, दैट इज अबनॉर्मल कॉस्ट। कॉस्ट को यूरिया लॉस बाय फायर, थेफ्ट, अर्थक्वेक, तो वो कॉस्ट नॉर्मल कैसे हो सकती है? ऑल ऑफ दीज कॉस्ट आर अबनॉर्मल कॉस्ट। ट्रेसेबिलिटी सर, डायरेक्ट कॉस्ट या प्राइम कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट या ओवरहेड। तो ट्रेसेबल जो डायरेक्ट कॉस्ट है, जो भी मैंने ऊपर पढ़ाया, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस, तो मैंने क्या कहा, जो हम प्रोडक्ट या जॉब से डायरेक्टली असरटेन कर सकते हैं, भैया ये इस पर लगी है, ये ट्रेस कर सकते हैं, ट्रेसेबल कॉस्ट, यानी कि डायरेक्ट कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट। इनडायरेक्ट या ओवरहेड, इसको हम किसी प्रोडक्ट या जॉब पे सीधा सीधा असाइन नहीं कर सकते कि हाँ यार ये इस पे लगी है, इसको हम इस पे ट्रेस कर सकते हैं, हाँ यार इस पे इनकर्ड हुई है, यानी हो गई इनडायरेक्ट या ओवरहेड। ऑन द बेसिस ऑफ प्रोडक्शन प्रोसेस, जॉब कॉस्ट, अभी ऊपर पढ़ाया मैंने, जो पर्टिकुलर में नजर आ रहा है कि भैया इस जॉब को फुलफिल करने के लिए हमारी कॉस्ट लगी। कॉन्ट्रैक्ट कॉस्ट, ये कॉस्ट हमारा इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने के हमारी कॉस्ट इनकर्ड हुई। प्रोसेस कॉस्ट, पर्टिकुलर प्रोसेस को पूरा करने के लिए हमारी कॉस्ट लगी। जैसे मैंने बताया था आपको कि कंपनी प्योर घी प्रोड्यूस कर रही है, तो उसके अलग अलग प्रोसेस की फील्ड्स हैं, तो पर्टिकुलर प्रोसेस पे ये कॉस्ट लगी, सेकंड प्रोसेस पे ये कॉस्ट लगी, थर्ड प्रोसेस पे ये कॉस्ट लगी। ऑपरेशन एंड सर्विस कॉस्ट, तो मैंने कहा, अभी ये भी पढ़ाया मैंने आपको कि टू टाइप्स ऑफ प्रोड्यूसर, वन प्रोड्यूसिंग गुड्स एंड अदर प्रोड्यूसिंग सर्विसेज। रिपीट है सर, ऑपरेशन किसी पर्टिकुलर ऑपरेशन पे या जो सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, और सर्विस प्रोवाइड पे क्या कॉस्ट लगेगी। अब अगला आता है सर कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ डिसीजन मेकिंग। फ्रेंड्स, जब हमको डिसीजन लेने हैं, तो उस डिसीजन लेने में कौन सी कॉस्ट ऐसी है जो रेलिवेंट है और रोल प्ले कर रही है हमारी डिसीजन लेने में। उसके अपोजिट कुछ कॉस्ट हमारी ऐसी इनकर्ड हो रही है जो हमारे डिसीजन को इंपैक्ट नहीं दे रही। तो रेलिवेंट कॉस्ट, तो रेलिवेंट कॉस्ट का मतलब है जो डिसीजन लेते वक्त जिस कॉस्ट को हम कंसीडर कर रहे हैं। इररेलेवेंट कॉस्ट, ये वो कॉस्ट है जिसको डिसीजन लेते वक्त हम कंसीडर नहीं कर रहे। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट या अल्टरनेटिव कॉस्ट, इकोनॉमिक्स में भी एक कंसेप्ट हमने पढ़ा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब है अगर हम कोई एक डिसीजन ले रहे हैं, तो उस डिसीजन लेने के लिए जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेट जो ऑप्शन हम छोड़ रहे हैं, उसकी कॉस्ट क्या है, दैट इज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अदर कॉस्ट, डिफरेंशियल कॉस्ट, कि अगर मान लीजिए हम अपने आउटपुट का लेवल अगर चेंज करते हैं, तो उस चेंज करने की वजह से जो हमारी कॉस्ट में चेंज आ रहा है, डिफरेंशियल कॉस्ट। फॉर एग्जांपल, अगर हम कह रहे हैं कि हम 5000 यूनिट्स का आउटपुट कर रहे थे
और 5000 से अगर हम 6000 यूनिट का आउटपुट करते हैं तो हमारी कॉस्ट में क्या चेंज होगा? डिफरेंशियल कॉस्ट, आउट ऑफ पॉकेट या एक्सप्लिसिट कॉस्ट? कॉस्ट ऑफ फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन विच हायर फ्रॉम द मार्केट। जब हम कुछ प्रोडक्ट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो अगर कुछ फैक्टर, कुछ रिसोर्सेज हम बाहर मार्केट से हायर करके एम्प्लॉय कर रहे हैं बिजनेस के अंदर, तो डेफिनेटली हम उसे पे कर रहे हैं। दैट इज एक्सप्लिसिट कॉस्ट, यानी जिस कॉस्ट को हम बड़े इजीली डिफाइन कर सकते हैं कि ये रिसोर्सेज हमने बाहर से हायर करे और इसके लिए हमने ये पे कर दिया। एक्सप्लिसिट। इंप्यूटेड या इम्प्लिसिट कॉस्ट, ये कॉस्ट होती है सर जो हमारे सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज हैं, जो उसकी कॉस्ट है वो इम्प्लिसिट कॉस्ट है। अगर मान लीजिए एक ऑर्गेनाइजेशन है और वो सोल प्रोप्राइटरशिप है, और मान लीजिए एक मिनट के लिए मैं उसका ओनर हूं और जो मैं अपनी सर्विसेज उसमें लगा रहा हूं, तो दैट इज इम्प्लिसिट कॉस्ट, क्योंकि उसके लिए किसी को मुझे पे नहीं करना पड़ता। कैपिटलाइज कॉस्ट, डेफर्ड रेवेन्यू, इसमें क्या है सर कि आप जो एक्सपेंडिचर कर रहे हो उसका बेनिफिट आपको 1 साल से ज्यादा पीरियड के लिए मिल रहा है। कैपिटलाइज कॉस्ट। एक्सपेंडिचर इनकर्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट इन रेवेन्यू नेचर, लेकिन वही एडवर्टाइजमेंट अगर आपने सामने वाले से कांटेक्ट किया और कई साल के लिए आपने कांटेक्ट करा, फॉर एग्जांपल अगर मान लीजिए 1 मिनट के लिए मैं किसी से कांटेक्ट कर रहा हूं एडवर्टाइजमेंट का 10 लाख रुपीस का 5 साल के लिए, तो मैं आपको 10 लाख रुपए दे रहा हूं और 5 साल के लिए आपको मेरी एडवर्टाइजमेंट करनी है। तो फ्रेंड इस केस में ये जो 10 लाख का जो एक्सपेंडिचर किया गया, ये तो हम नहीं कह सकते ना ये इस साल का खर्चा है, ये कॉन्ट्रैक्ट तो 5 सालों का हुआ है। तो उस सिचुएशन में मैं ये कहूंगा जी 10 लाख डिवाइड बाय 5, तो यानी कि हर साल का जो खर्चा हुआ वो पर ईयर 2 लाख रुपए हो गया। तो 2 लाख रुपए इस साल का खर्चा माना जाएगा और 8 लाख रुपए हमें माना जाएगा अगले साल। तो वो हो गया डेफर्ड, कि भैया ये पूरा 10 लाख का खर्चा इस साल का नहीं है, 8 लाख इसमें डेफर्ड है जो अगले 4 सालों का है। प्रोडक्ट कॉस्ट, जो हमने प्रोडक्ट प्रोड्यूस किया उस पर जो हमारी कॉस्ट लग रही है, दैट इज द प्रोडक्ट कॉस्ट। टारगेट कॉस्ट, सर टारगेट कॉस्ट, इसमें ऑर्गेनाइजेशन पहले से टारगेट बना लेती है कि इस प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने में या इस जॉब को पूरा करने में या इस कॉन्ट्रैक्ट को पूरा करने में हम इतनी कॉस्ट से ऊपर नहीं जाएंगे, चाहे फिर उसके लिए हमें कुछ कंप्रोमाइज क्यों ना करना पड़े। तो ये टारगेट बना लिया कि भैया हमारी कॉस्ट इससे ऊपर नहीं जानी चाहिए, टारगेट कॉस्ट। हाँ, मैं आपको क्या रहा था कि टाटा कंपनी ने जो नैनो कार ही थी ना, कि कंपनी ने पहले टारगेट कर लिया कि अराउंड हम 1 लाख रुपए से ऊपर नहीं जाएंगे। तो उसके लिए उन्हें जो भी कंप्रोमाइज करना पड़ा उन्होंने करा, साइलेंसर हल्का लगाना पड़ा लगाया, टायर छोटे लगाने पड़े लगाए, बहुत सारे कंप्रोमाइज जो हो सकते थे उन्होंने करे कि भैया हमारे को अपनी कॉस्ट ये रखनी है और मार्केट में इसका सेलिंग प्राइस है। तो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है सर टारगेट कॉस्ट। शट डाउन कॉस्ट, फ्रेंड्स मैंने आपको क्या बताया, ये प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसमें फिक्स कॉस्ट भी लग रही है और वेरिएबल कॉस्ट भी लग रही है। तो वेरिएबल कॉस्ट का मतलब तो होगा ना कि उस प्रोडक्ट में इतनी कॉस्ट हमारी अपनी जेब से इतनी लग रही है, वेरिएबल कॉस्ट। तो अगर वेरिएबल कॉस्ट भी अगर रिकवर नहीं हो रही मार्केट से, तो डेफिनेटली वी हैव टू डू द शटडाउन। दैट इज शटडाउन। मतलब शटडाउन अगर हमने कर दिया तो उसके बाद भी हमारी कुछ कॉस्ट लगने वाली है, तो दैट इज योर शटडाउन कॉस्ट। So shutdown is the situation when price of the product is fall short as compared to average variable cost. So shutdown costs are the cost incurred even after shutdown of the business. कि हमने बिजनेस को का टेम्परेरी शटडाउन कर दिया लेकिन उसके बाद भी हमारी कॉस्ट कुछ लग रही है, दैट इज द शटडाउन। क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट ऑन द बेसिस ऑफ फंक्शन।
तो फंक्शंस की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले आती है सर हमारी प्राइम या डायरेक्ट। नाम बेटा अल्टरनेट जरूर याद रखना आप लोग, प्राइम और डायरेक्ट। तो एक प्रोडक्ट को बना रहे हैं तो उसमें प्राइमरी हमारी कॉस्ट क्या लग रही है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस। इन तीनों का सम होता है हमारा प्राइम कॉस्ट। तो डायरेक्ट मटेरियल मैं क्वालिटी पढ़ा चुका हूं, डायरेक्ट लेबर पढ़ा चुका हूं और डायरेक्ट एक्सपेंस पढ़ा चुका हूं। इन तीनों का सम करते हैं तो दैट्स नोन एज ए प्राइम कॉस्ट और डायरेक्ट कॉस्ट। अगला आता है सर फैक्ट्री ओवरहेड, फैक्ट्री ओवरहेड या वर्क्स ओवरहेड। अगेन बोल रहा हूं, नाम जरूर जानने के सर अलग। तो जो भी हमारा एक्सपेंस लग रहा है फैक्ट्री पे या उस पे, फैक्ट्री में जो भी इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट एक्सपेंस जो भी फैक्ट्री पे लग रहा है, दैट्स नोन एज फैक्ट्री ओवरहेड। तो अगर मैं बात करता हूं आपसे इनडायरेक्ट मटेरियल की, कॉस्ट ऑफ प्रिंटिंग यूज इन फैक्ट्री, कंज्यूमेबल स्टोर्स, ऑयल एंड वेस्ट, मटेरियल यूज इन फैक्ट्री, ये सारी चीजें हमें जो नजर आ रही हैं ये हमारा मटेरियल लग रहा है फैक्ट्री में। अब जो फैक्ट्री के अंदर प्रिंटिंग के लिए जो ऑयल जो भी यूज करते हैं इंक वगैरह, इसकी कॉस्ट। फैक्ट्री में जो हमारे कंज्यूमेबल स्टोर जो यूज हो रहे हैं, ऑयल यूज हो रहा है और किसी भी प्रकार का यूज हो रहा है। ऑफ कोर्स अगर इसमें से अगर फैक्ट्री में हमारे उसको स्क्रैप आ रही है, अगर हम उसे बेच देते हैं तो ऑब्वियसली वो उसमें से माइनस कर देगा। इनडायरेक्ट लेबर सर, अब कोई भी आपका लेबर या कुछ और एक्सपेंस लग रहा है जो आप प्रोडक्ट से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, पीछे पढ़ा चुका हूं, वेजेस ऑफ फोरमैन। अब फोरमैन की वेजेस आप कैसे असाइन करोगे, भैया इस पे लगी है, राइट, इनडायरेक्ट हो गई। स्टोर कीपर की वेजेस, सैलरी ऑफ सुपरवाइजर, वर्क मैनेजर की सैलरी, ये सब आ गया इसमें। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, मटेरियल लेबर के अलावा जो भी एक्सपेंसेस लग रहे हैं जो आप प्रोडक्ट या जॉब पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, जैसे इलेक्ट्रिक एक्सपेंस लग रहे हैं फैक्ट्री में, फैक्ट्री में लाइटिंग पे खर्चा लग रहा है, फैक्ट्री में रेंट लग रहा है, और रिपेयर रिन्यू प्लांट और मशीनरी जो फैक्ट्री में वो लग रही है, फैक्ट्री की प्लांट और मशीनरी पे डेप्रिसिएशन लग रहा है, कोई रेंट रेट एंड टैक्सेस लग रहे हैं, पावर फैक्ट्री में कोई यूज हो रही है, हीटिंग लाइटिंग यूज हो रही है, फैक्ट्री की किसी चीज पे इंश्योरेंस करा रखी है, कोई भी एक्सपेरिमेंटल एक्सपेंसेस फैक्ट्री में लग रहे हैं। तो ये कुछ भी चीज ऐसी नहीं है जो प्रोडक्ट या जॉब पे डायरेक्टली आइडेंटिफाई करी जा सकती, ये सारे के सारे इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस के लिए। तीसरे नंबर आता है सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड। तो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तो अब यहाँ पे क्या है सर, ये हमारा समय सर, ये इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में लगी है। तो मैंने कहा इनडायरेक्ट मटेरियल, अब सर ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट मटेरियल लगाए, लेकिन ये डायरेक्ट नहीं है, इनडायरेक्ट है। इसका मतलब कि किसी प्रोडक्ट या जॉब से डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं करा जा सकता कि इस पे लगा है। फॉर एग्जाम्पल, अब यहाँ पे जो भी प्रिंटिंग स्टेशन यूज हो रही है अब ऑफिस में हो रही है, ठीक है जी, कोई सप्लाई कोई और चीज यूज हो रही है। इनडायरेक्ट लेबर, अब ये वो लेबर है जो ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में काम कर रही है, लेकिन हम पर्टिकुलर किसी प्रोडक्ट या जॉब पे आइडेंटिफाई नहीं कर सकते, ये वो हो गई सर। सैलरी ऑफ फाइनेंस मैनेजर, मैनेजर की सैलरी, डायरेक्टर की फीस, अकाउंटेंट की सैलरी, इसको ये कुछ एग्जांपल हो गए आपके लिए। इसी तरह से इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में मटेरियल लेबर के अलावा जो भी खर्चे हो रहे हैं सर वो यहाँ आ जाएंगे आपके। ऑफिस की लाइटिंग, जनरल लाइटिंग, ऑफिस का रेंट, रिपेयर रिन्यूअल्स कोई लग रहा है वहां पे, बैंक के चार्जेस हैं, ऑडिट के चार्जेस हैं, प्रीमाइसिस जो हमारा यूज हो रहा है सर ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में उसका कोई डेप्रिसिएशन है, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट में टेलीफोन के कोई चार्जेस लग रहे हैं, पोस्टल टेलीग्राम के चार्जेस लग रहे हैं, लीगल चार्जेस लग रहे हैं, एटसेट्रा। नेक्स्ट है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन। तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में जो भी आपका इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, ये सब है। तो ऑब्वियसली सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में ये जो लग रहा है, अब हम अगेन इसको प्रोडक्ट और जॉब से डायरेक्टली आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। तो अब इनडायरेक्ट मटेरियल, ये वो मटेरियल है जो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में लग रहा है, लेकिन हम नहीं बता सकते
कि प्रोडक्ट या जॉब पे लग रहा है, आइडेंटिफाई नहीं कर सकते। मटेरियल यूज हो रहा है सेलिंग के अंदर, कोई फ्री सैंपल दे रहे हैं हम, कोई पैकिंग मटेरियल यूज हो रहा है, कोई कैटलॉग्स यूज हो रहे हैं, तो टेंजिबल थिंग्स हैं, वी कैन सी वी कैन टच, लेकिन प्रोडक्ट और जॉब से आइडेंटिफाई नहीं कर सकते डायरेक्टली। डायरेक्ट लेबर में जो सेल्समैन है उसकी सैलरी, सेल्समैन का कमीशन, सेल्स पर्सनल की सैलरी, सेल्स मैनेजर का कोई सैलरी कमीशन, इस तरह। अब मटेरियल और लेबर के अलावा जो भी एक्सपेंसेस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में लग रहे हैं, अब वो क्या हो गए, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस, एक्सपेंसेस अदर देन दैट। मैंने कहा ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस, अब ट्रैवलिंग पे एक्सपेंस लग रहे हैं सर, एडवर्टाइजमेंट पे लग रहे हैं, वेयर हाउस के चार्जेस लग रहे हैं, कैरिज के चार्जेस लग रहे हैं, फ्री सैंपल्स अगर मान लीजिए यहाँ पर लग रहे हैं, बैड डेट्स अगर हो रहे हैं, बैड डेट्स को कलेक्ट करने के लिए कोई चार्जेस अगर लग रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन के, डिस्काउंट अलाउड, एडवर्टाइजमेंट के खर्चे, पब्लिसिटी के खर्चे, एंटरटेनमेंट के खर्चे, रेंट रेंट शोरूम, इस तरीके से कुछ भी। तो अभी ये जो मैंने पढ़ाया आपको, अगर इसको समअप करके देखें तो जरा देखिए जरा। पर मैंने कहा कॉस्ट, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंस, तीन तरह से। मटेरियल में डायरेक्ट और इनडायरेक्ट दो हो जाएंगे, लेबर में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो हो जाएंगे, एक्सपेंस में डायरेक्ट इनडायरेक्ट दो हो जाएंगे। अब जो इनडायरेक्ट मटेरियल, इनडायरेक्ट लेबर, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है उनको प्लस करूंगा तो क्या आ जाएगा, ओवर। अब ये जो ओवरहेड्स है, अब ये ओवरहेड क्लासिफाई कर रहा हूं सर, फैक्ट्री में कितने लग रहे हैं, ऑफिस एडमिनिस्ट्रेशन में कितने लग रहे हैं, सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन में कितने। ठीक होता बेटा, क्लियर होता है, बहुत बढ़िया। अब देखिए जी, अभी काफी देर से हम बात करने जा रहे हैं सर फिक्स कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट, तो जरा इनमें डिफरेंस समझने की जरूरत है, तो जरा डिफरेंस समझते हैं सर, इसमें क्या डिफरेंस है। चेंज इन आउटपुट, तो फिक्स कॉस्ट रिमेन सेम, आउटपुट चेंज हो ना हो ये सेम रहेगा सर। और ये क्या है, वेरिएबल कॉस्ट डायरेक्टली सर चेंज होगी एज कंपेयर टू चेंज इन आउटपुट। टाइम पीरियड, यानी कि फिक्स कॉस्ट जो है वो कॉस्ट है किसकी, फिक्स फैक्टर्स की, और ये शॉर्ट रन में सर चेंज नहीं होती सर। जबकि वेरिएबल कॉस्ट जो है, वेरिएबल फैक्टर्स की कॉस्ट होती है जो चेंज हो जाती है सर शॉर्ट पीरियड में। शटडाउन, अगर हमने टेम्परेरी अपने ऑर्गेनाइजेशन का अगर शट डाउन कर दिया सर, तब भी फिक्स कॉस्ट हमारी होगी और वो जीरो नहीं होगी, यानी फिक्स कॉस्ट हमारी शट डाउन के बाद भी लगेगी। लेकिन सर अगर मैं शट डाउन कर दिया तो वेरिएबल कॉस्ट हमारी जीरो हो जाएगी, अब ये हमारी नहीं लगेगी। कंटिन्यूटी, अगर मैंने कहा एक प्रोड्यूसर कंटिन्यू कर सकता है अगर बाय चांस उसकी फिक्स कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो, लेकिन फ्रेंड अगर एक फर्म की, एक ऑर्गेनाइजेशन की वेरिएबल कॉस्ट रिकवर नहीं हो रही तो उसे शट डाउन ही करना पड़ेगा, वो प्रोडक्शन नहीं करेगा। अगर ग्राफिकली रिप्रेजेंटेशन की बात करें तो इट इज अ पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड इट इज यू कैन से मूव्स अप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, जैसे आपका प्रोडक्शन चेंज होगा उसी प्रकार से आपकी कॉस्ट चेंज होगी। आप देखिए, डिस्टिंग्विश बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। अब हम कह रहे हैं कि फाइनेंशियल अकाउंटिंग में और कॉस्ट अकाउंटिंग में क्या, तो देखिए फ्रेंड्स, ऑब्जेक्ट, फाइनेंशियल अकाउंट का जो मोटिव होता है सर, वो सेफगार्ड करना है सर किसको, ओनर को और उसके इंटरेस्टेड पर्संस को। कॉस्ट अकाउंटेंसी का मोटिव जो होता है सर, वो सेफगार्ड करना होता है आपका नॉट ओनली ओनर बट आल्सो सोसाइटी। अब ये सोसाइटी कैसे, अगर आप एक प्रोडक्ट को प्रोड्यूस कर रहे हैं और आप उसकी कॉस्ट निकाल रहे हैं, और अगर आप ये देखते हैं जी कुछ अननेसेसरी कॉस्ट उस पर इनकर्ड हुई है, तो डेफिनेटली वो ऑर्गेनाइजेशन उस पर कुछ स्टेप्स लेगी ताकि वो कॉस्ट अननेसेसरी इनकर्ड ना, तो उससे क्या होगा, जो वेस्टेज है वो रुकेगी। तो अगर वेस्टेज रुकेगी तो मींस ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज होगा, और हर कंट्री के पास रिसोर्सेज लिमिटेड ही होंगे। कोई भी कंट्री ये नहीं कह सकती जी मेरे पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज है। तो जब रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन होगा तो कहीं ना कहीं उससे सोसाइटी को, उस कंट्री को, उस देश को फायदा होगा। मोड ऑफ प्रेजेंटेशन, जो आपकी फाइनेंशियल अकाउंट्स है उसमें तकरीबन आपका मोड ऑफ प्रेजेंटेशन फिक्स रहता है। यहाँ पे ट्रेडिंग अकाउंट ऐसे बनेगा, P&L अकाउंट ऐसे बनेगा, बैलेंस शीट ऐसे बनेगी। अगर कंपनी का केस है तो भैया इनकम स्टेटमेंट ऐसे बनेगा, सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L ऐसे बनेगा, बैलेंस शीट इस प्रकार से बनेगी।
लेकिन ये चीज आपको कॉस्ट अकाउंटेंसी में बिल्कुल फिक्स नहीं देखने को मिलेगी, क्योंकि कॉस्ट अकाउंटेंसी जो हम कर रहे हैं सर वो जजमेंट लेने के लिए कर रहे हैं, ये हमें किसी को नहीं दिखाना है, किसी आउटसाइडर को नहीं दिखाना, क्योंकि जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है वो हमें आउटसाइडर को भी रिप्रेजेंट करना है, लेकिन कॉस्ट अकाउंटेंसी किसी को भी रिप्रेजेंट नहीं करा जाता, सिर्फ ये मैनेजमेंट के लिए होती है ताकि मैनेजमेंट भविष्य का लिए डिसीजन ले सके। तो इसलिए इसकी मोड ऑफ प्रेजेंटेशन फिक्स नहीं है। रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करती है केवल, और जबकि यहां पर आपका फाइनेंशियल और नॉन फाइनेंशियल दोनों को कंसीडर करती है। जैसे अभी मेरी बात हुई आपसे इंप्यूटेड कॉस्ट, इम्प्लिसिट कॉस्ट, तो मैंने क्या बताया इंप्यूटेड या इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या है? कॉस्ट ऑफ द सेल्फ एम्प्लॉयड रिसोर्सेज, जो रिसोर्सेज हमने अपने लगाए हैं जिसकी हमें कोई पेमेंट मॉनेटरी टर्म्स में नहीं करनी पड़ी, लेकिन जजमेंट लेते वक्त हम उसको ध्यान करेंगे, तो वो हमने पेमेंट तो नहीं करी नॉन फाइनेंशियल, तो उसको भी हम कंसीडर करेंगे। असरटेनमेंट ऑफ प्रॉफिट, यहाँ पे पूरी ऑर्गेनाइजेशन के लिए प्रॉफिट निकाला जाता है सर, फॉलो, लेकिन सर यहाँ पे हम प्रोडक्ट वाइज प्रॉफिट निकालते हैं। देखिए कितना बढ़िया तरीका है भैया, इस प्रोडक्ट से प्रॉफिट क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इससे क्या हुआ, इस डिपार्टमेंट से क्या हुआ, इस ब्रांच से क्या हुआ, ताकि इंडिविजुअली हम सब पे डिसीजन ले सकें। पीरियड ऑफ अकाउंटिंग जर्नलिस्ट में 1 साल होता है, ठीक है जी, और जर्नलिस्ट में स्मॉल पीरियड होता है, ताकि हम थोड़े थोड़े पीरियड के अंदर प्रॉफिट वगैरह निकालते रहते हैं और रीएनालाइज करते रहते हैं, और कोई चेंज करना अपनी पॉलिसी में, स्ट्रेटेजी में, तो वो हम चेंज करते रहते हैं। डिग्री ऑफ एक्यूरेसी, कोई डाउट ही नहीं है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग ज्यादा एक्यूरेट होगा क्योंकि डबल एंट्री सिस्टम पर बेस है, ये हमारे डिसीजन पे बेस है, इसलिए ये इतना ज्यादा एक्यूरेट नहीं है। इसमें हमारी स्ट्रेटेजी जो रहती है वो डिसीजन लेने के लिए रहती है। कंपल्सरी और वॉलंटरी, सर जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है आपका वो कंपल्सरी है, वॉलंटरी अगर छोटे स्केल पे अगर हम काम कर रहे हैं तो वॉलंटरी है, लेकिन अगर कॉर्पोरेट स्केल पे काम कर रहे हैं तो वहां पर कई जगह पे ये कंपल्सरी भी है। ऑडिटर की क्वालिफिकेशन, यहाँ पे चार्टर्ड अकाउंटेंट और यहाँ पे कॉस्ट अकाउंटेंट अपॉइंट करा जाता है, ठीक। सब्जेक्ट वाइज और ऑब्जेक्ट वाइज, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स है सर वो सब्जेक्ट वाइज चलता है, लेकिन यहाँ पे हम चलते हैं ऑब्जेक्ट वाइज। भाई हमारा ऑब्जेक्ट क्या है, हमारा उद्देश्य क्या है, उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ चलते हैं। मैथ ऑफ प्योर फाइनेंस, सर ये फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग करता है सारा, और इसमें जरूरी नहीं है कि फाइनेंशियल अकाउंट्स के अकॉर्डिंग चले सारा। हिस्टोरिकल और प्रेजेंट डाटा, जो फाइनेंशियल अकाउंट्स होते हैं जो हो चुका होता है हम उसको कंसीडर करते हैं हिस्टोरिकल कॉस्ट, तो इसमें हम प्रेजेंट और फ्यूचर दोनों को देख के चलते हैं। लीगल रिक्वायरमेंट, सर ये कंपल्सरी है बाय द कंपनीज एक्ट 2013, इस तरह की कोई कंपल्शन आपके यहाँ पर इसके अकॉर्डिंग नहीं है। तो फ्रेंड्स मैंने यहाँ पे ये कंप्लीट किया आपको, जो हम कॉस्ट अकाउंटेंसी नया सब्जेक्ट जो पढ़ने जा रहे हैं उसके लिए पहले आपको ये बेसिक्स आने चाहिए, और अब इन बेसिक्स आने के बाद अब हम पर्टिकुलर्स यहाँ पे पढ़ना शुरू कर देंगे। फिर इसके बाद हम जो पढ़ने जाएंगे वो पहला चैप्टर जो हमारा होगा इसके बाद दैट विल बी मेटेरियल। तो मुझे फ्रेंड्स लगता है आपको अच्छी तरह समझ में आया, तो आप नेक्स्ट चैप्टर के लिए तैयारी है जिसको मैं पढ़ाऊंगा मेटेरियल। चलिए बाय।